भाई अभिषेक आज कोई आया क्यों नहीं? आ रहे होंगे भाई। पता नहीं सो गया क्या। अपन ही जल्दी आ गए मुझे लग रहा है। नहीं, टाइम तो हो गया 5:02 पे। 5 बजे आ जाने चाहिए सारे। और तेरा टॉम हो गया? कहाँ हुआ यार। बैक। करवा ले भाई, करवा ले। बैक। नहीं नहीं, ये टॉम सब्जेक्ट गेट के लिए। नहीं नहीं। वैसे इंडस्ट्रियल भी छूटा हुआ था, अब वो हो जाए तो फिर देखते हैं टॉम वगैरह। हाँ, इंडस्ट्रियल अच्छा चल रहा है वैसे, सही है। हाँ। मजे आ रहे हैं वैसे पढ़ने में। भाई बहुत सही टीचर है। आने लगे। हम्म, पहले पेज में कौन लगाता है भाई? ऐसे ही दूसरे समझ में आया। हेलो। हाँ भाई। तो ये कह रहा था कल ईयू क्यू क्या आ रहा था लास्ट वाले सवाल में। क्या? ईयू क्यू क्या आ रहा था लास्ट वाले सवाल में जो कल सर ने कराया था ना लास्ट में। 3265.98। 3265 पॉइंट आ रहा है ना कुछ। हाँ भाई, 3265.98।
सोनू सोनू बात ना जान वहाँ तक हाँ याद तो वही मन में आने याद है गुस्सा आते एक बार जाए भाइयों 5:15 पे हुई शुरू। पाँच 15 से होगी। हाँ सर। हाँ हाँ Starting of the class. सभी को आवाज आ रही है? यस हेलो। सर। हाँ सर। मैं ना क्लास 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। यस सर।
चलिए, मेरी आवाज सबको आ रही है और बोर्ड क्लियर है क्या? हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अभी तक किसी का कोई डाउट वगैरह? किसी को कोई डाउट भाई है? चलो, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कहता है कि अ कंपनी हैज अ डिमांड ऑफ 12,000 यूनिट्स पर ईयर। साल भर की डिमांड दिया है 12,000 यूनिट। फॉर एन आइटम इट कैन प्रोड्यूस 2,000 यूनिट्स पर मंथ। मतलब प्रोडक्शन रेट दिया है स्मॉल p 2,000 यूनिट पर मंथ। इसके बाद बोलता है द कॉस्ट ऑफ वन सेटअप इज ₹400। मतलब आपको C0 दे दिया है 400 रुपए पर सेटअप। एंड द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ CH, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ इज 0.15 पर यूनिट पर मंथ। डिटरमाइन, सबसे पहले कहता है ऑप्टिमम लॉट साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट है ना। अपन ने कल फॉर्मूला लिखा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है √2C0D बाई CH मल्टीप्लाई बाई √P माइनस D बाई P। यही वाला फॉर्मूला था क्या? जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए। नो सर, P अपॉन P माइनस D। P अपॉन P माइनस D ना? यस सर। P अपॉन P माइनस D, ठीक है। तो मेरे को EOQ निकालने के लिए जो चाहिए मेरे को सब दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट करता हूँ। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ C0 यानी कि 400, कैपिटल D यानी कि 12,000 अपॉन CH 0.15 और एक महीने का है ये, ठीक है। मैंने अगर ये साल भर का रखा है तो एक साल का रख दिया यहाँ पे 12.15 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई। ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्शन रेट और डिमांड रेट से यूनिट सेम रखेंगे। प्रोडक्शन रेट आपको 2,000 पर मंथ दिया है, 2,000 डिवाइडेड बाई 2,000 माइनस, और साल भर की डिमांड 12,000, तो एक महीने की डिमांड 1,000 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से आपका EOQ कितना आ रहा है जरा बता दीजिए जल्दी से। 3265.4916। 3265.49 यूनिट, ठीक है। दिस इज द EOQ। इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है ये जब भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी एग्जैक्टली 3265.49 यूनिट्स बनाएगी, तब जाके ही इसका प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोलता है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालना है। ये भी बड़ा सिंपल है। मैक्सिमम इन्वेंट्री एट EOQ का हम लोगों ने फॉर्मूला कल देखा था। ये जस्ट इनवर्स हो जाता है। ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ C0D बाई CH मल्टीप्लाई बाई √P माइनस D बाई P। यही फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है, ये कितना आ रहा है जरा बता दीजिए जल्दी से। 1632.99 1632.99 यूनिट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल गया और मैक्सिमम इन्वेंट्री निकल गई। अब कहता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालो। मैन्युफैक्चरिंग टाइम मतलब T1,
कैसे निकलेगा यार ये? T1 minus T1 equal to IM से बड़ा लंबा अप्रोच हो गया, और सिंपल कर देते हैं ना। अपने को पता है ना कि अपने को इतना बनाना है, EOQ के बराबर बनाना है, ठीक है। तो मालूम है कि EOQ बराबर होता है P इंटू T1। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। EOQ बराबर P इंटू T1, ये हो गया 3265.49 डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन रेट यानी कि 2000 बराबर T1। कितना आ रहा है जरा बताओ जल्दी से। 1.63 1.63 मंथ, 1.63 मंथ, ठीक है। तो ये आ गया अपना मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम के बाद बोला है साइकिल टाइम। तो आपने को पता है कि साइकिल टाइम जो होता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्लस नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम तो निकल गया, T2 कैसे निकालेंगे? सर T1 T2 सेम होगा ना? वेरी गुड, T1 T2 सेम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्शन रेट जो है वो डबल है डिमांड रेट के, T1 T2 सेम होगा। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। T2 कैसे निकाल सकता हूं मैं? T2 का मतलब है कि जो मेरी मैक्सिमम इन्वेंट्री है ये जिस रेट से कंज्यूम हो जाएगी तो वही टाइम पीरियड T2 है। मैक्सिमम इन्वेंट्री को पूरा का पूरा कंज्यूम करना है, ठीक है, ताकि फिर से प्रोडक्शन चालू हो सके। तो IM इज इक्वल टू D इंटू T2 और T2 इज इक्वल टू IM बाई D। तो IM कितना है आपका 1632.99, 1632.99 और आपकी मंथली डिमांड है 1000। तो यहाँ से आपका T2 जो है ये आ गया 1.63 मंथ, ठीक है। तो जितना हमारा T1 था उतना ही हमारा T2 है। और यहाँ से मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी जो साइकिल टाइम है ये हो गई 3.26 मंथ। यस सर। हर 3.26 महीने के बाद, 3.26 महीने के बाद हमको दोबारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बोलो भैया, एनीबॉडी एनी डाउट? रब कर दूं? यस बोलो यार। यस सर, रफ कर दो। ठीक है, चले। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में बोलता है कि डिटरमाइन द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹4 फॉर रॉ मटेरियल एंड लेबर। एक यूनिट का इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका कि एक यूनिट का इफेक्टिव कॉस्ट बताइए। सर एक यूनिट कितने का पड़ा उसको? एग्जैक्टली, ठीक है। हमको पता है कि सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट ही हमारा इफेक्टिव प्राइस नहीं होता। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा कि भैया उसमें हमारा होल्डिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कितना कितना एड अप हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट का मेरा EOQ पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फॉर्मूला है CU इंटू D। CU दे दिया 4 रुपए, साल भर की डिमांड 12,000 प्लस रूट ओवर 2C0 DCH 2 टाइम्स ऑफ C0 400 D 12,000 इंटू CH कितना यार 0.15 इंटू 12, 0.15 इंटू 12। और इसमें एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा जल्दी से बताओ? 2 सर, √2 माइनस वगैरह करके सब √2 है। तो अरे यार फॉर्मूले में पूरा लिख देते ना, इसको समझ में नहीं 2000 माइनस 1000 अपॉन 2000 रूट ओवर P बाई P माइनस D। तो P बाई P माइनस D यानी कि 2000 माइनस 1000, ठीक है। तो ये हो गया रूट टाइम्स ऑफ 2 सर ऊपर आएगा शायद से है सर सर उल्टा है वो सर, 1.3 माइनस 1000 आएगा। उल्टा है क्या? सर सर फॉर्मूला सही से बताओ यार, क्या है? P माइनस P अपॉन P। P माइनस D अपॉन P है। हाँ सर उल्टा लिख दिया आपने। अच्छा नहीं है, मेरे को कोई बोला ना √2 तो मैंने ले लिया।
C माइनस डी बाई पी। ठीक है, तो ये बताओ सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 53878.77 878.77 878.77। ये जो आया है ये तो मेरा आ गया कितना, 12,000 यूनिट के पीछे एक साल का। एक यूनिट के पीछे बताओ जरा कितना आ रहा है? 4.48। 53,000 सही है ना भैया? 53,000 सभी का आया है? 4.24 हैं? 4.24 आ रहा है। 4.24 वेरी गुड, रुपीज 4.24। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। सभी का आ गया है यहाँ तक? यस सर। ठीक है सर। हाँ सर एक बोलो, क्वेश्चन था। बताओ। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री एट ईओक्यू क्या होती है सर, वो थोड़ा। मैक्सिमम इन्वेंट्री एट ईओक्यू क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। देखो, मान लो कि मैगी कंपनी ने एक गोडाउन बनवाया, जिस गोडाउन में वो 1 लाख पैकेट मैगी रख सकती है। उस गोडाउन की कैपेसिटी है 1 लाख पैकेट मैगी। यस सर। अब जरूरी है क्या कि मैगी कंपनी जब भी प्रोडक्शन करे अपने गोदाम को पूरा भर ले? जरूरी है क्या? अगर मेरे पास 1 लाख पैकेट स्टोर करने की फैसिलिटी है तो जरूरी है क्या कि मेरे को 1 लाख पैकेट उसमें बना के स्टोर करना ही करना है? नो सर। जरूरी कुछ नहीं है। अरे मन किया तो 50,000 रख लूंगा, मन किया 70,000 रख लूंगा, मन किया एक भी नहीं रखूंगा। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में मेरे को कैसा बिजनेस मिल रहा है, कैसी डिमांड आ रही है। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री एट ईओक्यू का मतलब ये होता है कि भैया जब आपने प्रोडक्शन किया है तो क्योंकि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप चाहते तो साल भर का एक साथ बना लेते 12,000, आप चाहते तो हर महीने बनाते 1,000, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया आपने डिसाइड किया मैं बनाऊंगा 3265 यूनिट। तो 3265 यूनिट्स में से उस गिवन टाइम पीरियड में जितने समय आपने प्रोडक्शन किया कुछ यूनिट मार्केट में सेल हो जाएगा, एज इट इज डिमांड आ जाएगी। जो रिमेनिंग यूनिट्स है वही आपकी इन्वेंट्री में जाएगा। यस समझ सर। रहे हैं मेरी बात को? और वो जो इन्वेंट्री में जाएगा वो असल में आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी एट ईओक्यू। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने एक बार प्रोडक्शन को रोक दिया तो उसके बाद जो मार्केट में डिमांड है वो तो आपकी इन्वेंट्री से निकलेगी ना। क्लियर है सभी को? यस सर। मतलब ईओक्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बाद जो डिमांड जो चली गई, फिर जो बची उसके वो अलावा जो बच मैक्सिमम। गया वो तो ही मैक्सिमम इन्वेंट्री हो गई। ओके ठीक है? हाँ, चलिए हेडिंग डालिए नए पेज पे, ईओक्यू मॉडल 3। ईओक्यू मॉडल 3। ईओक्यू मॉडल 3। ठीक है, सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा। ईओक्यू मॉडल 3 लिखिए पहले तो। एजम्पशन, एजम्पशन नंबर 1, यूनिफॉर्म डिमांड, यूनिफॉर्म डिमांड। दूसरा, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। और तीसरा, शॉर्टेज इज परमिटेड,
shortage is permitted. Shortage is permitted. Notations used. T2 equal duration of back order, IS equal T1 क्या बताया था duration for back order, सर? T1 duration for T1 है, अरे सॉरी T1 बताया नहीं मैंने, ठीक है, T1 कुछ नहीं बताया, सीधे लिखिए T2 ड्यूरेशन फॉर बैक ऑर्डर, और IS इक्वल शॉर्ट इन्वेंट्री, SHORT, शॉर्ट इन्वेंट्री। चलिए ध्यान दीजिए, समझते हैं इसको फटाफट। देखो इसके पहले कि हम लोग मॉडल 3 स्टार्ट करें, आप लोग सबसे पहली बात ये समझिए कि शॉर्ट का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉर्ट? शॉर्ट हो गया, शॉर्ट रन हो गया, ठीक है, मतलब क्या है, कमी रह गई। जब अंपायर कहता है कि बैट्समैन ने शॉर्ट रन किया है तो इसका मतलब है कि बैट्समैन ने रन पूरा नहीं किया, कमी रह गई, ठीक है। तो शॉर्ट का इन्वेंट्री कीपिंग के टर्म्स में सीधा मतलब है कि भैया स्टॉक आउट हो गए, खत्म हो गया माल। कस्टमर आएगा तो आप उसको ठेंगा दिखाएंगे कि नहीं है, माल नहीं है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट। सुनते चलिएगा बेटा बात ध्यान से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर कोई दुकानदार शॉर्ट कर जाए, स्टॉक आउट हो जाए, तो इसमें उस दुकानदार का फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अरे मैगी एक ड्राई प्रोडक्ट है, मैगी एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, मैगी मार्केट में हर दुकान में अवेलेबल है। मैगी की ऐसा भी नहीं कि एक्सपायरी डेट जो है 4 दिन 5 दिन की है, 5-6 महीना चल जाता है। ऐसे केस में अगर आप मैगी को मंगाकर स्टोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे कोई स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी डिमांड नहीं कर रहा, और पता है कि कस्टमर तो आएगा मैगी खरीद के ले जाएगा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं और अपना होशियारी दिखाएं और ये सोचें कि यार कस्टमर आएगा तो मैगी मंगा के दूंगा, तो ऐसे केस में आपका 100% नुकसान होना तय है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अरे यार वीडियो आ रही है यार, वीडियो तो दिख रही है, सही नहीं है यार। 1 2 3 4 5 सबको अब दिख रहा है क्या बोर्ड? यस सर।
सॉरी यार ना, वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। 1 मिनट में ना आ रहा हूँ। क्लियर दिख रहा है क्या? सॉरी गाइस, है ना। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, थोड़ा सा रिमाइंड कराना। शॉर्टेज के बारे में बता रहे सर बार बार चला गया स्क्रीन जा रही है सर। जा रहा है सर बार बार। अब नहीं जाएगा, चिंता ना करो। चलो सुनो, तो शॉर्टेज के बारे में कह रहा था कि मैगी जो प्रोडक्ट है, इसके शॉर्टेज के बारे में तो सोच नहीं सकते। अब देखो, जैसे मान लो कि सब्जी बेचने वाला है। अब सब्जी बेचने वाला जो है, इसको पता है कि यार मेरे दुकान में जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं वो हाईली पेरिशेबल आइटम है। मतलब अगर टमाटर खरीद के लाया बेचने के लिए, तो उसको टमाटर जो है 1 से 2 दिन के अंदर बेच के खत्म करना है। तीसरे दिन आते आते तो टमाटर पूरे गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसे केस में वो आदमी जो है, वो अगर टमाटर को होल्ड करना चाहता है, स्टॉक करना चाहता है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि यार अगर मैं एक फ्रिज लेता हूँ, रेफ्रिजरेटर लेता हूँ, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, वो रेफ्रिजरेटर जो है उसका बिजली बिल कितना आएगा। कुल मिला के अगर वो टमाटर को होल्ड करके बेचना चाहता है, स्टॉक में रखना चाहता है, तो उस आदमी को अपना होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहां पर उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि यार अगर टमाटर मैं अपने पास 10 किलो होल्ड भी कर लेता हूँ फ्रिज खरीद के, तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि 10 किलो टमाटर के पीछे की मेरी इनकम जो है वो बहुत कम है। 1 किलो टमाटर के पीछे एक सब्जी बेचने वाले को शायद 5 रुपए मिलता होगा। तो 5 रुपए मतलब 10 किलो टमाटर के पीछे 50 रुपए कमाऊंगा। और अगर मैं वो टमाटर होल्ड नहीं करता हूँ, 50 का मुनाफा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रिज लगा लूंगा तो पता चला होल्ड करने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए महीने का बिजली बिल भर रहा हूँ 500-600 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो, यहां पर मैंने आपको 2 अलग अलग केस बताए। एक केस बताया जहां पे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एक प्रोडक्ट ऐसा बताया जहां पे प्रोडक्ट को शॉर्ट करने में मेरे को लगता है कि फायदा होगा, क्योंकि होल्ड करूंगा तो मेरा खर्चा अननेसेसरी ज्यादा आएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जो चीज मैंने लाइव विटनेस की। ठीक है, मेरे को याद है कि जब 2-3 साल पहले 2016 में, है ना, 4 साल पहले जब जियो की सिम आई थी मार्केट में, तो मैं उस समय जो है 1 GB का रिचार्ज कराता था, 3G डेटा का 250 रुपए का। आपको भी याद होगा यार, आप लोगों ने भी तो कराया होगा। यस कराया कि नहीं सर। कराया? हाँ, सुनो सुनो, तो नहीं नहीं कराया क्या? मैं 1 GB का रिचार्ज कराता था महीने की पहली तारीख को, और अगले महीने की पहली तारीख तक कैसे कैसे मर करके चलाता था। ठीक है, 1 GB में लग्जरी होती थी भाई, 250 रुपया खर्चा करना। तो क्या कह रहा था मैं? तो हाँ, तो फिर जो है भैया जियो की सिम आ गई। अब जियो की सिम आ गई तो भैया हर जगह एकदम हल्ला मच गया कि जियो 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 4G, है ना। तो
मैं भी जो है यहाँ पे राहुल टेली कम्युनिकेशन है घर के पास, उसी के पास जाके रिचार्ज वगैरह करवाता था, है ना। गए थोड़ा सा 2 मिनट बैठ लिए, गप मार लिए, एक आध पैकेट के लेस का खा गए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, टाइम पास भी हो गया, रिचार्ज भी करवा लिए। तो उसी की दुकान पे अपन गए, मैं बोला भैया जियो की सिम चाहिए। उसने बोला भैया ठीक है आपको चाहिए तो एक काम करिए, रजिस्टर निकाला उसने अंदर से टेबल के नीचे से, पेन दिया, बोला यहाँ नाम लिख दीजिए। मैं जैसे ही नाम लिखने गया, मैं देखा यार मेरा नाम जो है वो 19-20 नंबर पे आ चुका है, पहले ही 19-20 लोग नाम लिख के गए हैं सिम के लिए। उसने बोला भैया 50 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि जो है मार्केट में सिम तो फ्री है और ब्लैक चल रहा है, तो 50 रुपए में आपको भी मिल जाएगा, आप चाहोगे तो, ठीक है ना। तो मैं लेके चला गया, मैं बोला कब तक आऊं, कह रहा परसों तक आपको मैं कॉल करता हूँ, आप आ जाइएगा। परसों जो है उसका कॉल वॉल आया नहीं, तो परसों जो है मैं ही थोड़ा चला गया शाम को। मैं गया तो फिर मेरे को बोलता है, मैंने कहा भैया सिम आ गई क्या, तो उस दिन वो था नहीं दुकान, तो उसके पिताजी बैठे थे, तो मेरे को बोले कि आप नाम लिख के चले जाइए। तो जैसे ही नाम लिखने का रजिस्टर खुलवाया वो, तो मैंने तो बोला मैं तो नाम लिखा हूँ अंकल, तो वो मेरा नाम चेक किया 20 नंबर पे, तब तक मैं देख रहा हूँ कि जो लिस्ट है वो तो 160 पे पहुंच गई थी। 160 लोग नाम लिखा के गए थे सिम के लिए, और सबसे 50-50 रुपए डिपॉजिट, ठीक है, जबकि सिम फ्री में मिल रही थी। अब देखो ऐसे में उस दुकानदार ने मौके का इतना शानदार फायदा उठाया कि वो चीज जो मार्केट में फ्री है, उस चीज के पीछे उसने पहले तो पैसे कमा लिए, दूसरा 160-110 कस्टमर का अगर नाम उसने नोट कर लिया है, तो मेरे भाई आप ये सोच के देखिए कि अगर वो वाकई में 110 कस्टमर के पीछे का 10 रुपए भी जाके किसी जियो के सिम के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, तो 40 रुपए तो कमाई कर ही लिया। वो 10 रुपए के बदले 110 सिम का बड़ा ऑर्डर देके वो डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश हो जाएगा कि हाँ भैया जा तू सिम लेके जा, और यहाँ पे लाके उस सिम को उसको बेचना भी नहीं है। ये भी हेडेक नहीं है कि दुकान में होल्ड करूंगा फिर धीरे धीरे बिकेगा, उसको पता है कस्टमर तो खड़ा है लाइन में, फोकटिया लोगों की कमी नहीं है, फटाफट आके लाके सिम बांट दूंगा। तो ऐसे में बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, एक ही बार का भाड़ा लगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, होल्डिंग कॉस्ट लगी ही नहीं क्योंकि लाया और बेच दिया, सुनते चलिएगा, और प्लस एमआरपी 0 थी, उसके ऊपर ब्लैक करके एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो मैं कहना ये चाहता हूं कुल मिला के कि कई प्रोडक्ट मेरे भाइयों ऐसे होते हैं जिन प्रोडक्ट के पीछे शॉर्टेज करने से, स्टॉक आउट हो जाने से आपको 100% नुकसान होगा, जैसे कि मैगी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली ऐसे हैं जिनको अगर आप स्टॉक आउट हो जाते हैं, शॉर्ट कर जाते हैं, तो उसमें आपका फायदा हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात सभी? मतलब स्टॉक आउट करने से ही फायदा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको स्टॉक आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको स्टॉक आउट करने से फायदा हो सकता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको स्टॉक आउट करने से फायदा हो सकता है, तो मेरे को ऐसे सिचुएशन में ये बात को चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं उस प्रोडक्ट को अगर अपने पास मंगा के रखता हूं तो मेरा कितना खर्चा है, और अगर मैं उस प्रोडक्ट को नहीं मंगाता हूं, कस्टमर की डिमांड पे लाके उसको देता हूं, तो मेरा कितना फायदा है। जैसे अगर आप चले जाओ किसी बड़े शोरूम में टीवी वगैरह खरीदने, तो जो सबसे बड़े साइज के टीवी होते हैं वो 60 इंच 65 इंच वाले, ये टीवी दुकान में रेडी स्टॉक में अवेलेबल बहुत कम मिलते हैं। दुकान वाले आपको 40 इंच वाले, 32 इंच वाले, 50 इंच वाले टीवी भी दे देंगे, लेकिन 65 इंच वाला मांगोगे तो बोलेंगे कि भैया मंगा के देते हैं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर वो उस पर्टिकुलर 65 इंच के पीस का स्टॉक अपने पास रखता है, तो ना ही उसका सिर्फ पैसा फंसेगा, उसके इन्वेंट्री में जगह भी जाएगी, और उसका माल स्टॉक करने के बाद अगर नहीं बिका, 65 इंच का टीवी जो कि बहुत कम सेल होगा, अगर वो नहीं बिका तो वो डेड स्टॉक का बाद में उसको बहुत कम दाम मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो हमको कंपेयर करके देखना पड़ता है इन्वेंट्री के अंदर में कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें शॉर्टेज हम रख सकते हैं, जिसको शॉर्ट कर सकते हैं, कस्टमर आएगा तो उसकी डिमांड के बेसिस पे मंगा के देंगे, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि कहीं शॉर्टेज करने से ज्यादा फायदा है कि मंगा के दुकान में होल्ड करने से ज्यादा फायदा है। समझिएगा बात को। अगर एक वेजिटेबल सेलर को ये पता चल जाए कि यार मेरे दुकान से तो डेली का 50 किलो टमाटर बिक रहा है,
डेली का 50 किलो टमाटर, और मैं अगर एक फ्रिज खरीद लेता हूं, उसमें 500 किलो स्टॉक करता हूं और एक हफ्ते तक वो माल चल जाता है, तो ज्यादा बेटर है ना कि वो एक ही बार में मंगा लेगा 500, उसको बार्गेनिंग करके कम सस्ते दाम में भी ले आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसको एक ही बार की लगेगी, और अगर 500 केजी होल्ड कर लेगा तो उसको पता है कि यार 7 दिन से ऊपर तो होल्ड करना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी दुकानदार के पास कम बिकता है टमाटर, तो उसको ये समझना है कि उतना ही लाओ जितना बिक जाता है, एक्स्ट्रा लेके आओगे तो साल गल मर जाएगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा कस्टमर आ गया तो मुंह फाड़ के बोल देंगे तू खरीद तो आया 250 ग्राम टमाटर, नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। चलिए, तो ये जो EOQ मॉडल 3 है, इसका एजम्पशन अगर देखोगे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि यूनिफॉर्म डिमांड तो है जैसा कि मॉडल 1 में था, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट भी है जैसा कि सेलर के मॉडल 1 के केस में था। फर्क सिर्फ एजम्पशन नंबर 3 का है। पहले वाले मॉडल में हमने कहा था शॉर्टेज अलाउड नहीं है, इस वाले मॉडल में कह रहे हैं कि शॉर्टेज जो है वो परमिट है, ठीक है, अलाउड है, आप चेक कर लीजिए। तो हम लोग देखो यहाँ पे कैसे फर्क जनरेट करते हैं। अगर मैं EOQ मॉडल 3 देखूं और अगर मैं इसका क्वांटिटी और टाइम का ग्राफ खींचूं, क्वांटिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है, तो जिस तरीके से सेलर के पास जो भी मेरा मंगा के बेचने वाला है, साइकिल की शुरुआत में महीने के पहले दिन उसके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, ये बात तो हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर ली है। अबे किए कि नहीं किए बोलो यार सर। देखते चलना। बिल्कुल की देखो कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट आता है ना तो फटाक से पूछ लिया करो ना। सर एक बार मत प्लीज doubt रिपीट अपने कर दीजिए, आपने क्या बोला? हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सेलर है, जो दुकानदार है, महीने की पहली तारीख को या साइकिल जब भी उसका चालू होता है, जिस दिन उसको माल रिसीव होता है इन्वेंट्री में, उस दिन उसके पास सबसे मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है। मेरे को Yes, अगर sir. आज मैगी का स्टॉक मिलेगा 500 यूनिट का, तो मेरे को पता है दुकान में 500 पैकेट मैगी पड़ी है। हाँ, इसके बाद जब तक दोबारा माल नहीं आता, मेरा जो स्टॉक काउंट है वो 500 के नीचे जाएगा, 500 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना। सुनो, तो साइकिल जहां चालू हुआ वहां पे मैक्सिमम इन्वेंट्री, यूनिफॉर्म डिमांड है, धीरे धीरे समय के साथ साथ मैगी खत्म होती चली गई, और मैं इस समय को कह रहा हूं T1। T1 वो समय है जब मैंने ईमानदारी के साथ दुकान में माल रखा था और माल जो है वो यूनिफॉर्मली डिमांड आते गई और एक दिन आके खत्म हो गया। सुनिए, अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें शॉर्टेज परमिटेड है। शॉर्टेज परमिटेड है मतलब कस्टमर को गोली दी जा सकती है कि भैया माल तो खत्म हो गया है, कल सवेरे आने वाला है, आप कल आके ले जाइएगा, परसों आने वाला है, परसों आके ले जाइएगा। सुनते चलिएगा मेरी बात ध्यान से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास इन्वेंट्री तो नहीं है, लेकिन मैं रजिस्टर खोल के बैक ऑर्डर ले रहा हूं। ऑर्डर अभी भी उसी रेट से आ रहा है। ये जो डिमांड जो है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो जितने कस्टमर पहले हर दिन आ रहे थे उतने कस्टमर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब मैं बैक ऑर्डर ले रहा हूं, मतलब मेरे इन्वेंट्री में माल नहीं है, मैं नेगेटिव इन्वेंट्री शो कर रहा हूं। एक दिन एक कस्टमर आया, उसको बोला कल आ जा, इसको बोला कल आ जा, इसको कल कल कल, ऐसे करके सबका कॉपी में नाम लिख ले रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है सर। अब अगर मान लीजिए कि मैंने इस काम को कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक किया, लेट्स से दैट टाइम पीरियड इज T2, लेट्स से दैट टाइम पीरियड इज T2। तो T2 जो समय है उसको कहते हैं बैक ऑर्डर लेने का समय। दुकान में माल नहीं है, कस्टमर का नाम रजिस्टर में लिख रहे हैं, कस्टमर को दिलासा दे रहे हैं कि माल आएगा, ठीक है। दैट टाइम पीरियड इज T2। जितने समय तक मैंने बैक ऑर्डर लिया वो टाइम पीरियड को कह दिया T2। अब मैं यहां पर आके रुक गया, समझिएगा मेरी बात को। मैंने यहां तक देखा कि यार मैंने 10 कस्टमर का बैक ऑर्डर ले लिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 लोगों का नाम रजिस्टर में लिख दिया है। अब मैं जब ऑर्डर करने जाऊंगा, जब मैं किसी भी होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो मेरे को ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरे को इतना प्रोडक्ट ऑफ मैगी मंगाना है कि पहले ये जो 10 लोग हैं आते ही
जैसे ही मेरे को इन्वेंट्री मिलेगी, पहला काम क्या होगा कि ये 10 लोग जो है फटाक फटाक से अपना माल लेके चले जाएंगे। तो मेरे को पहले ये 10 पैकेट तो मंगानी ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो मंगानी है जो मेरी इन्वेंट्री में जाए और मेरी दुकान में लबालब मैगी भर दे। किसी को कोई डाउट है क्या? यार ये मेरे पड़ोसी में कुत्ता बहुत भौंकता है। नो तो सर। तो सुनो, आपको भी आवाज आ रही है क्या? हाँ Yes, सर, sir. भौंक रहा है सर। सुनो, तो कहने का मतलब है कि जब मैं ऑर्डर करूंगा तो पहले ये जो इन्वेंट्री है इसको मैं कहता हूं शॉर्ट इन्वेंट्री, और ये जो इन्वेंट्री है इसको मैं कहता हूं मैक्सिमम इन्वेंट्री। मेरे को पूरा यहां से लेकर पूरा यहां तक का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। तो ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक का है ये मेरा लॉट साइज है Q, और Q जो है वो मॉडल नंबर 3 के केस में बनता है IN + IS। समझ में आ रहा है ना? मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री भी मंगानी है प्लस जो बैक ऑर्डर लिया है वो भी मंगाना है। तो याद रखना, मॉडल नंबर 1 में Q बराबर IM था, लॉट साइज बराबर मैक्सिमम इन्वेंट्री था, लेकिन मॉडल नंबर 3 में लॉट साइज बराबर मैक्सिमम इन्वेंट्री नहीं है। मैक्सिमम इन्वेंट्री अलग है और Q इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे लॉट साइज, वो है मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस शॉर्ट इन्वेंट्री। ठीक है? इसके बाद जो है फिर से साइकिल चलेगी, बैक ऑर्डर चलेगा, फिर मंगा लेंगे और इस तरीके से अपना साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा। अगर यहाँ पे पहले वाले केस में देखोगे तो IM आपको इन्वेंट्री में दिखा होगा, लेकिन आपने मंगाया होगा IM + IS। समझिएगा, क्योंकि इसके पहले भी किसी साइकिल में बैक ऑर्डर लिया गया होगा। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। जल्दी से ये ग्राफ नोट कर लो, तब आगे बढ़ता हूं। सर हाँ बोल भाई। सर, लेकिन ये शॉर्टेज तो तभी करेंगे ना जब हमें नुकसान ना हो रहा हो, नहीं तो फिर होल्डिंग कॉस्ट भी देना अरे पगले, हम लोग जब तक शॉर्टेज चेक नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा नुकसान है कि फायदा है? अभी हम लोगों ने शॉर्टेज की पॉसिबिलिटी कंसीडर की है। इसके बाद इससे जो मॉडल के थ्रू मैथमेटिकल रिलेशंस बनेंगे, उन रिलेशंस के हेल्प से एक गिवन प्रॉब्लम के ऊपर पता चलेगा कि उस प्रॉब्लम के थ्रू शॉर्टेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है? अभी तक तो हमारे पास शॉर्टेज नाम की कोई चिड़िया ही नहीं थी ना। मॉडल 1 में तो हमने बोल दिया कि शॉर्टेज है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। हाँ, करो जल्दी से उतारो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया सर। चलिए, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। इधर पे मिटा रहा हूं ना। देखो भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का ऑब्जेक्टिव है EOQ निकालना। EOQ निकालने का मतलब है टोटल कॉस्ट एक साल की मिनिमाइज कर देना। तो पहले तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में सेलर का मॉडल है, सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आएगा? परचेजिंग कॉस्ट।
परचेज कॉस्ट, उसके बाद सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग उसके बाद कॉस्ट, होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट कॉस्ट। और लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज भी परमिट किया गया है, तो हम लोग एक और कॉस्ट लिखेंगे, दैट इज द शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट में एक एक करके मैं लिखते जाता हूँ। साल भर की परचेज कॉस्ट को लिख लूंगा CU इंटू डी, ऑर्डरिंग कॉस्ट को लिखूंगा C0 इंटू डी बाई क्यू, प्लस होल्डिंग कॉस्ट जो है ये होता है CH मल्टीप्लाई बाई आई एवरेज। आई एवरेज क्यों लेते हैं, सबको क्लियर है क्या? आई एवरेज क्यों लेते हैं, सबको क्लियर है क्या? यस सर। है ना? अच्छा, अब मेरे को जरा सा आप लोग अपनी अपनी कॉपी पलटिए और बताइए कि शॉर्टेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? CS इंटू IS एवरेज। CS इंटू IS एवरेज। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CS इंटू IS सर वहाँ प्लस होगा ना? एवरेज, है ना? सर वहाँ तो प्लस देखो होगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, प्लस, ठीक है। तो देखो, जिस तरीके से होल्डिंग कॉस्ट जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी, क्वांटिटी पे और ड्यूरेशन पे। कहने का मतलब है एक आदमी होटल में आया तो कितना दिन रुका और कितने आदमी होटल पे आए, ये दोनों फैक्टर जो है टोटल उस होटल के बिल को डिटरमाइन करने में रिक्वायर्ड। अगर होटल में 2 लोग आए हैं तो 2 का बिल अलग बनेगा, एक आदमी का बिल अलग बनेगा। होटल में अगर 2 लोग आए हैं और अगर 2 दिन रुके हैं तो बिल अलग बनेगा, और अगर 4 दिन रुके हैं तो बिल अलग बनेगा। होल्डिंग कॉस्ट 2 चीजों पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन और क्वांटिटी। तभी तो हमने देखा कि CH की यूनिट होती है रुपीज पर यूनिट पर टाइम। जिस तरीके से होल्डिंग कॉस्ट क्वांटिटी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, शॉर्टेज कॉस्ट भी क्वांटिटी और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। समझिएगा मेरी बात को। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, बट रिलेट करने की कोशिश करिएगा। मान लो कि आप जो है किसी दुकानदार के पास गए और आप इस तारीख को आए, यहाँ पे कोई डेट थी, सपोज करो कि ये आपकी कोई डेट है, महीने की 20 तारीख को आप गए और उसने बोला भैया माल खत्म हो गया है, आप जो है 2 दिन बाद आ जाइए, आपको मैं माल दे दूंगा। अब आप जो है 2 दिन बाद गए, 2 दिन बाद आप गए तो आप क्या देखते हैं कि एक आप ही के जैसा एक लड़का खड़ा है और वो कह रहा है कि भैया आप दे दीजिए, सेम वही सामान जो आप मांग रहे हैं। दुकानदार उसको भी कह रहा है कि यार 2 दिन बाद आ, और आप भी पहुंचे तो आपको कह रहा है कि भैया आज तो आया नहीं, सॉरी 2 दिन बाद आइए। अब चौथे दिन जो है ये लड़का फिर आ गया, आप भी आ गए और एक और नया लड़का आ गया। अब 3 लोग उसी सामान को मांग रहे हैं, दुकानदार फिर गोली दे रहा है, तीनों को कह रहा है कि 2 दिन बाद आ जाइए। सुनते चलिएगा। अब मान लो कि अगले बार जब 2 दिन के बाद आप आए तो समझने वाली बात यहां पे ये है कि ऐसे में एक लड़का 2 दिन वेट किया और उसको प्रोडक्ट मिल गया, एक व्यक्ति जो है वो 4 दिन वेट किया, उसको प्रोडक्ट मिल गया, और आपको जो है 6 दिन वेट करना पड़ा, 3 चक्कर मारने पड़े, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिला है। तो दुकानदार को अगर कस्टमर को अच्छा फील कराना है, समझते चलिएगा, अगर वो कस्टमर को अच्छा फील कराना चाहता है कि यार ये तो वो लोग हैं जो यार अपनी लॉयल्टी दिखाए हैं, प्रोडक्ट मेरे पास था नहीं फिर भी 3 चक्कर मारे हैं और मेरे पास आके डिमांड किए हैं प्रोडक्ट की, तो ऐसे केस में दुकानदार कस्टमर एप्रिसिएशन के तौर पे 6 दिन जो व्यक्ति लौटा है, जो व्यक्ति 6 दिन तक इंतजार किया है, 3 चक्कर मारा है, उसको ज्यादा डिस्काउंट देगा कि उस व्यक्ति को डिस्काउंट देगा जो 2 दिन इंतजार करके माल पा गया। सो जिसने 3 चक्कर लगाया उसको 3 चक्कर लगाए, सीधा सा बात है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो शॉर्टेज का कॉस्ट है
देखो दुकानदार अगर डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब है ना कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन में छेदा लगा रहा है। अबे अगर वो तुमको 2 रुपए का डिस्काउंट दे देता है मतलब उसने 2 रुपए कम प्रॉफिट कमाया, उसका वो खर्चा है। इसी खर्चे को मैं कह रहा हूं कि कहलाता है शॉर्टेज कॉस्ट। कि अगर दुकानदार माल मंगा के पहले रखा होता, तुमको दे दिया होता, होल्डिंग कॉस्ट भर रहा होता दुकान पे, तो यहाँ पे उसको उस कस्टमर को डिस्काउंट देके अपना प्रॉफिट जो है उस पे झटका नहीं खाना पड़ता। और सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट में झटका नहीं खाना पड़ा, अगर वो एक कस्टमर को 6 दिन तक डिले किया, एक कस्टमर को एक ही दिन डिले किया, तो दोनों कस्टमर के पीछे जो डिस्काउंट है वो अलग अलग है और दोनों कस्टमर के पीछे की शॉर्टेज कॉस्ट भी अलग अलग है। कहने का मतलब शॉर्टेज कॉस्ट भी होल्डिंग कॉस्ट की तरह है, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो ये कि आपने कितने कस्टमर को शॉर्ट किया, कितने लोगों को बोला 2 दिन बाद आइए, और दूसरा कि किस व्यक्ति को कितने दिन के लिए शॉर्ट किया, ये भी डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी शॉर्टेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या आप लोगों को बात मेरी? यस सर, मतलब क्वांटिटी और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली, एक लाइन की बात। तो जिस तरीके से मैं होल्डिंग कॉस्ट में एक एवरेज इन क्वांटिटी कंसीडर करता हूं, अबे अगर एक एक कस्टमर के पीछे का शॉर्टेज कॉस्ट निकालूंगा, एक को 2 रुपए डिस्काउंट दिया, एक को 50 पैसा दिया, एक को 1 रुपए दिया, तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे एवरेज कर दे रहे थे एक साइकिल पे, उसी तरीके से यहाँ पर भी एवरेज कर देंगे। ये शॉर्ट इन्वेंट्री का एक एवरेज ले लेंगे और उसके हिसाब से एवरेज शॉर्टेज कॉस्ट निकाल लेंगे, अपने कैलकुलेशन को इजी बना देंगे। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं CU इंटू डी प्लस C0 इंटू डी बाई क्यू प्लस CH इंटू आई एवरेज। आई एवरेज का कैलकुलेशन कैसे करते थे? जो इन्वेंट्री को होल्ड किया है, पहले यहां पे मान लिए एक एवरेज, और मैंने कहा था ट्रायंगल के एरिया को आपको किससे रिप्लेस करना होता है? रेक्टेंगल के एरिया से। ये मानते हुए कि हाँ भैया एक्चुअली में तो हमारे पास पहले दिन ज्यादा पैकेज था, आखिरी दिन में कम पैकेज था, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग मान लेंगे एक फिक्स नंबर ऑफ पैकेज पूरे साइकिल पे अवेलेबल था। यही तो बताया था। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। सुनो सुनो, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं तो वो इस बड़े ट्रायंगल से तो आएगा, क्या ये छोटे ट्रायंगल को भी मैं होल्डिंग कॉस्ट निकालते समय कंसीडर करूंगा क्या? नहीं सर। छोटे वाले ट्रायंगल के माल को तो मैंने होल्ड ही नहीं किया ना, वो तो मेरे पास कभी था ही नहीं। हाँ वो तो नाम लिखवाए हैं बस। यस सर। वो तो नाम लिखवाए हैं, उसको होल्ड थोड़ी किए हैं। वो मेरे होटल में थोड़ी रहा है, वो मेरे दुकान में थोड़ी रहा है। उसके पीछे का होल्डिंग कॉस्ट निकालने का कोई तुक नहीं है। तो अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ट्रायंगल का एरिया लिख देता हूं, हाफ ऑफ मैक्सिमम इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम पीरियड T1। अब अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल से कंसीडर करके रिप्लेस कर रहा हूं और इसको आई एवरेज माना है, सुनते चलिएगा, इसको मैं आई एवरेज ना लिख के लिख रहा हूं आई एम एवरेज, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैक्सिमम इन्वेंट्री का एवरेज है। तो अब मैं ये जो ट्रायंगल लूंगा, इस ट्रायंगल को ये T1 पे रोक दूं कि पूरा TC तक ले जाऊं? T1 पे रोकना चाहिए ना सर। T1 पे रोक दूं कि पूरा TC तक ले जाऊं, और जहां पर भी ले जाऊं, क्यों ले जाऊं? सर TC तक ले जाएंगे। क्यों भैया? सर क्योंकि हम पूरे साइकिल के लिए देखेंगे ना, कितनी मतलब एवरेजिंग जो करेंगे। अरे बहुत समझदार लड़का है, वेरी गुड। देखो एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। मान लो आपने दुकान खोली है, ठीक है, सुनते चलिएगा। उस दुकान का मंथली भाड़ा 10,000 रुपया है। उस दुकान का मंथली कुछ बिजली बिल आता है। उस दुकान पे एक महीना काम करने वाले लड़कों की आपने तनख्वाह रखी है 5,000 रुपए।
अब अगर आप उस दुकान पे सिर्फ 20 दिन का ही माल होल्ड करते हैं तो आप तो उस दुकान में दुकानदार जो सॉरी मकान मालिक से बोल सकते हैं कि जो दुकान का मालिक है उससे आप बोल देंगे कि भैया देखो मैं तो 20 दिन ही माल देता हूँ, 10,000 किराने दूंगा, मैं तो 7,000 दूंगा। आप छोटू अपने दुकान में लड़कों को बोल सकते हैं कि तुम लोगों को 20 दिन की तनख्वाह दूंगा। आप बिजली कंपनी को बोल सकते हैं कि मैं तो 20 दिन का बिजली बिल भरूंगा। कर सकते हैं क्या ऐसा? नो सर। मतलब यार जो ये जो होल्डिंग कॉस्ट है अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो मैंने भले ही अपने दुकान में इन्वेंट्री होल्ड नहीं की, लेकिन उस इन्वेंट्री होल्ड करने के सेटअप को तो मैंने रन किया है और उसका खर्चा तो मेरे को पूरे साइकिल पे करना पड़ेगा। और तो और अगर आप इन लेकिन सर अभी तो आपने बोला था होल्डिंग कॉस्ट वहां है ही नहीं T2 वाली में। अबे इस प्रोडक्ट के पीछे नहीं है पागल, इस प्रोडक्ट के पीछे नहीं है, इस प्रोडक्ट के पीछे है। लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे जितना होल्डिंग कॉस्ट आया है वो तो तेरे को पूरे साइकिल पे चाहिए ना, क्योंकि तू तो पूरे साइकिल की रिपीटेशन से अपना कैलकुलेशन करेगा। बात समझना, यहाँ पे जो रिपीटेड साइकिल है वो टीसी है। बात समझ रहा है? तूने अगर दुकान में 20 दिन तक ही सामान को होल्ड किया लेकिन दुकान चलाई पूरे 30 तारीख तक, तो 20 दिन के खर्चे को जब मैं 30 दिन के रेक्टेंगल पर रिप्लेस करूंगा तब तो 30-30 का साइकिल रिपीट होगा ना और मेरा फॉर्मूला डेवलप होके आएगा। अरे यार सुनो, ध्यान से सुनो, तुमने दुकान पे माल रखा 20 दिन के लिए। समझना मेरी बात को, तुमने दुकान पे माल रखा 20 दिन के लिए। अब 20 दिन की उस दुकान के जो प्रोडक्ट है उसके पीछे पे कुछ होल्डिंग कॉस्ट आई है। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं वो जो होल्डिंग कॉस्ट निकालता हूं उसका लिखता हूं रुपीज पर यूनिट पर टाइम, रुपीज पर यूनिट पर मंथ, रुपीज पर यूनिट पर ईयर। समझना मेरी बात को। तो अब तुमने अगर 20 दिन तक प्रोडक्ट के पीछे होल्डिंग कॉस्ट निकाल लिया, ये आ गया तुम्हारा 4,000 रुपए। तो तुमको तो मेरे भैया एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिस फॉर्मूले में वो 4,000 रुपया एडजस्टेड होता नजर आए हर साइकिल में। अब एक साइकिल जो है मान लो 30 दिन का है, क्योंकि 20 दिन तुमने दुकान में माल रखा, 10 दिन तुमने जो है रजिस्टर में नाम लिखा। तुमको खर्चा तो 20 दिन का ही पड़ा होल्डिंग का, लेकिन उस खर्चे को पूरे साइकिल में एडजस्ट करके दिखाओगे ना 30 दिन के लिए, ताकि वो 30-30 का जो साइकिल बन रहा है, रिपीट हो रहा है, उसके बेसिस पे एक साल का टोटल कॉस्ट निकाल पाओ। नहीं समझ में आया अभी? सर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं हाँ, अगर, और 10 बच्चों ने पेपर नहीं दिया तो एवरेज क्लास का निकालते टाइम हम 10 बच्चों को हटा तो नहीं देंगे। उनका जीरो तो लेंगे ना। यस सर, वो तो लेंगे ही। अरे बस यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यस सर। मेरे को अगर मेरे को यहाँ पे जो एवरेज निकालता हूँ मैं उसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो वो फॉर्मूला तो एक साइकिल के आंसर कर रहा है ना। यस सर। यस सर। साइकिल को रिपीट करके तुम एक साल का पूरा हिसाब किताब बना रहे हो, और वो जो साइकिल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तुमको भले ही होल्डिंग कॉस्ट इतना लगा, यहाँ तक का होल्डिंग कॉस्ट 4,000 था, लेकिन तुमको वो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे एक साइकिल पे। यस सर। ठीक है ना? सुनो, Yes, तो मैं sir, यहाँ पे जो रेक्टेंगल ले रहा हूं उसका ये वाला पूरा लेंथ है TC। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ट्राइंगल का एरिया इतना, रेक्टेंगल का एरिया I एवरेज इंटू TC। देखते चलना, ठीक है ना? तो यहां से जो I एवरेज है ये आ गया IM/2 मल्टीप्लाई बाई T1/TC। अब देखो, ध्यान से देखो भाई, इधर बोर्ड की तरफ देखना, ठीक है ना? मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर देता हूं। अब देखो, एक हो गया ये वाला ट्रायंगल, ये और एक हो गया ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यहां से यहां तक ऐसा दिख रहा है ना रे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ ना। यस सर। यस सर। अब इस ट्रायंगल में देखना, T1/TC इज इक्वल टू IM/Q। यस सर, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो T1/TC है
T1 by TC है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ IM बाई ये पूरा IM प्लस IS, इसको मैंने यहाँ लिखा है Q, ठीक है ना। तो ये हो गया IM by 2 मल्टीप्लाई बाई IM by Q और आ गया ये IM स्क्वायर बाई 2Q। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। नो सर। किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो जल्दी से बोलो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH मल्टीप्लाई बाई IM स्क्वायर बाई 2Q, ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। यस सर। अबे तुम लोगों की आवाज बड़ी कट कट क्या आ रही है, क्या हो गया, कुछ इंटरनेट स्लो है क्या? नहीं सर। नो सर। चलो सुनो, देखो आगे देखो, अब ये वाला बता। सिमिलरली देखो, सुनो ध्यान देना ना, अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट को पूरे साइकिल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हूं तो शॉर्टेज कॉस्ट को भी तो पूरे साइकिल पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यहां पे ले लूंगा एक IS एवरेज और इस IS पूरे साइकिल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे निकला है IM स्क्वायर बाई 2Q, यहाँ पे आ जाएगा IS स्क्वायर बाई 2Q। चेक कर लो ना, देखो जल्दी से क्या करूंगा, T2 बाई TC, ये वाला ट्राइंगल देख लोगे, T2 बाई TC इज इक्वल टू IS बाई Q, ठीक है ना। T2 बाई TC IS बाई Q से रिप्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा IS स्क्वायर बाई 2Q। समझ में आ रहा है? सेम चीज करनी है, बोलो यार। यस सर। हाँ, तो ये हो गया CS इंटू IS स्क्वायर बाई 2Q। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं है सर, ठीक है। आगे देखो, चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर क्या कांस्टेंट है सर? कांस्टेंट है। ये वाला जो है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्यू तो वेरिएबल है। और इसमें वेरिएबल है क्या? क्यू? यू। क्यू है सर, हाँ। सबसे पहला वेरिएबल, अच्छा सुनो, कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल सर। इसमें वेरिएबल कौन सा है? यू। अच्छा सुनो, अभी तुम लोगों से एक छोटा सा गलती हो गया। गलती तुम लोगों से ये हो गया है कि मेरे भैया अगर Q मेरा वेरिएबल है और Q बराबर IM प्लस IS है, तो मेरे भाई अगर Q वेरिएबल है तो IM और IS भी क्या हुए? वेरिएबल हुए सर। बात समझ रहे हो ना? तो देखो Yes, sir. इस वाले पूरे रिलेशन में 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल Q है, एक वेरिएबल IM है और तीसरा वेरिएबल IS। ठीक है सर। लेकिन मजेदार बात ये भी है कि मेरे को 3 वेरिएबल का दिक्कत इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन और है, Q बराबर IM प्लस IS। मैं लिख सकता हूँ IS को Q माइनस IM और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ Q माइनस IM होल स्क्वायर से। अब मेरे पास 2 ही वेरिएबल बचे, एक Q और एक IM, ठीक है। यस सर। और ऑब्जेक्टिव है टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो 2 वेरिएबल अगर हो गए तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। यस सर। एक बार Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 और एक बार IM के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0। यस सर, बिल्कुल सही है। तो जल्दी से यहाँ तक फटाफट नोट कर लो, तब मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है, जल्दी करो। डिफरेंशिएट करना है क्या? अबे डिफरेंशिएट करेगा पागल साले, यहाँ अच्छे चाचा मामा नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएट। चल लिख ले, फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं। जल्दी से नोट करो।
हो गया सर। चलिए हो गया क्या? यस सर हो गया। यस सर। क्या रफ करूं? डायग्राम में उठा रहा हूं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है रूट ओवर C naught D by CH multiply by root over CH plus CS by CS. Maximum inventory at EOQ का फॉर्मूला है रूट ओवर 2 C naught D by CH multiply by root over CS upon CH plus CS और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है CU into D plus root over 2 C naught DCH multiply by root over CS by CH plus CS.
छाप लीजिए भैया तीनों फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। नोट हो गया फॉर्मूला? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अ डीलर सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। A dealer supplies the following information regarding a product. A dealer supplies following information regarding a product. Annual demand is 10,000 units. Annual demand is 10,000 units. Ordering cost is rupees 10 per order. Ordering cost is rupees 10 per order. And the inventory carrying cost is 20%, and the inventory carrying cost is 20% of the unit price per year, comma, the unit price is rupees 20. The unit price is rupees 20. Full stop. The dealer is considering the possibility. The dealer is considering the possibility of allowing back order. The dealer is considering the possibility of allowing back order, comma. He has estimated that the annual cost of back order is 25% of the unit price, is 25% of the unit price per unit
determine number one, economic order quantity if back order is not permitted. Economic order quantity if back order is not permitted. And what should be the economic order quantity? And what should be the economic order quantity if the back order is permitted? If the back order is permitted. If the back order is permitted. Full stop. Compare which model is economical. Compare which model is economical. And what will be the maximum inventory? And what will be the maximum inventory if the back order is permitted? What will be the maximum inventory if the back order is permitted? ठीक है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करिए। कहीं से किसी का कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना?
सर 223.606 और 300। सर बैक ऑर्डर इकोनॉमिकल आ रहा है। क्या? जो बैक ऑर्डर वाला केस है वो इकोनॉमिकल है, मॉडल वो वाला। भाई थोड़ा तेज बोल, सुनाई नहीं दे रहा कुछ।
हाँ भाई, कितने लोगों से बन गया? सर बन गया सबसे। आगे सर। यस सर। अच्छा एक काम करो, फिर बन गया तो एक क्वेश्चन जरा और लिख लो, तो राइट डाउन, फिर दोनों का सॉल्यूशन साथ में करते हैं। ओके सर। लिखिए, अ कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड ऑफ a company has an annual demand of 1000 units, 1000 units, comma, ordering cost is rupees 100 per order, ordering cost is rupees 100 per order, and the inventory carrying cost is rupees 100 per unit per year, and the inventory carrying cost is rupees 100 per unit per year. Full stop. The stockout costs are estimated to be rupees 400 सर क्या 100 यूनिट पर ईयर के बाद? The inventory carrying cost is rupees 100 per unit per year, and the stockout costs are estimated to be rupees 400 each time the company runs out of stock. Rupees 400 each time the company runs out of stock. Determine the economic order quantity. Determine the economic order quantity. सर हाँ भाई, हेलो हेलो। सर ये तो सर इसमें तो स्टॉक आउट कॉस्ट पहले ही फिक्स कर दी इनने 400 रुपए। हाँ हाँ ठीक है ना, सुनो तो मैं क्या कह रहा था, इसका आंसर 50 यूनिट्स नहीं है, ठीक है, 50 यूनिट इसका आंसर नहीं है। और अब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। सर ये बोल रहा था मैं तो कि अगर स्टॉक आउट कॉस्ट फिक्स ही कर दी, मतलब अरे 10 यूनिट करो तब भी 400 लगेगा, 20 करो 400 लगेगा, तो फिर कितनी भी कर दो, फिर क्या लिमिटेड है? तो हाँ ठीक है ना, देख के बताओ ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना सर, जितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री उतना ही कर दो अपन पूरा।
सर मेरे को तो मैं डायरी में अपने नाम लिखने को बोला था, मैं तो जितने भी नाम लिखवा लूं। हाँ ठीक है यार, तू सही सोच रहा है, बाकियों को भी कर लेंगे। सर सर हैं आप क्या हैं? हेलो हाँ हाँ बोलो ना। सर, वैसे आपने बोला था कि स्टॉक आउट कॉस्ट ना टाइम पर भी डिपेंड करती है, लेकिन इसमें तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। हाँ ठीक है ना, तू सोचना थोड़ा सा, मैं बताऊंगा ना सोल्यूशन, चिंता मत कर। मेरे को तो यही समझ आ रहा है सर, कितना भी ले लो कोई लिमिट ही ठीक नहीं है ना, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं उसको। 89 पॉइंट। नहीं 89 पॉइंट नहीं है सही आंसर। सर बता दो सर अब। चलिए सोच लिया जितना सोचना था, क्या होगा। कोई ऐसा है क्या जिससे पहला वाला क्वेश्चन नहीं बना है?
एनीबडी सर, इससे पहले पहला वाला क्वेश्चन नहीं बना? पहले वाले में 2 केस दिया है। एक बार आपको EOQ मॉडल 1 यूज करना है, एक बार EOQ मॉडल 3 यूज करना है। जब 1 यूज कर रहे हैं तो EOQ कितना आ रहा है? 223.606 223.606 0.606। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 200,894.4 200,894.4। 894.4। और दूसरे वाले केस में EOQ कितना आ रहा है? 299.98 300 सर, 300 ही में आ रहा है। 300 यूनिट आ रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 200,666.637 00666.637 यूनिट, ठीक है। और इसमें वो कितना आ रहा है? इकोनॉमिक सॉरी मैक्सिमम इन्वेंट्री 166.66। तो अगर 166.6 मैक्सिमम इन्वेंट्री है तो शॉर्ट इन्वेंट्री लगभग आपका आ गया 134 या 133.33, ठीक है। अगर ये दोनों मॉडल को कंपेयर किया जाए तो भैया जो आपका मॉडल नंबर 3 है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, साल भर में खर्चा इसमें कम है, इसमें खर्चा ज्यादा है। अच्छा, मेरे को एक डाउट है, मेरे को ये बताओ कि आपको क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट जो है CH ये कितना दिया है? 20% दिया है सर। 20% ऑफ यूनिट प्राइस पर ईयर CU पर ईयर। और CS शॉर्टेज कॉस्ट कितना दिया है? 25%। 25% ऑफ CU पर ईयर, यही है? यस सर। मेरे को एक बात बताओ, कहता है कि प्रोडक्ट को अगर मंगाओगे और होल्ड कर लोगे साल भर के लिए तो 20% का खर्चा है, और उसी प्रोडक्ट को अगर नहीं मंगाओगे तो 25% का खर्चा है। मंगाओगे तो 20 रुपए खर्चा है, नहीं मंगाओगे तो 25 रुपए खर्चा है। तो मंगाने में फायदा है कि नहीं मंगाने में? वो तो आ रहा है, शॉर्टेज करने में ही फायदा है ना। मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो ये बताओ कि होल्ड करने पे 20% का खर्चा है, शॉर्ट करने पे 25% का खर्चा है। तो अकेले सिर्फ इसके बेसिस पे देखना पड़े, आप छोड़ो बाकी सबको छोड़ो, सब कैलकुलेशन को छोड़ो, इसके बेसिस पे देखना पड़े तो शॉर्टेज करने में फायदा है कि होल्ड करने में फायदा है? होल्ड करने में फायदा है। होल्ड कर रहे हैं मैं सर। देखो यार, ये चीज आप लोग यहाँ से नहीं बता सकते। सुनो, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखो, अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना तो टोटल कॉस्ट दिख रहा है साथ साथ की शॉर्टेज में कम है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो, अगर आप शॉर्टेज करते हो ना तो शॉर्टेज करने से क्या होता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हो। यहाँ पे 223 मंगा रहे हो और यहाँ पे 300 मंगा रहे हो, तो एक बार में ज्यादा मंगा रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी तो बेनिफिट हो रहा है। अरे यार, कुछ समझ नहीं आया। अगर आप शॉर्टेज कर रहे हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है मेरे भाई। हाँ अगर सर, आप शॉर्टेज नहीं करते हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कम है। मतलब आप अगर एक बार में 300 मंगा रहे हो तो साल भर में अगर एक फिक्स क्वांटिटी मंगानी है तो 300 मंगाओगे और 223 मंगाओगे तो 300 वाले में आपको साल में कम बार ऑर्डर करना पड़ेगा और साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर, तो आ गया। अकेले सिर्फ होल्डिंग और शॉर्टेज को देख के मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा। मेरे को टोटल कॉस्ट ही बता पाएगी कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो ऑन कंपेयरिंग दीज टू मॉडल इट इज वेरी मच एविडेंट कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल 3 जिसमें शॉर्टेज अलाउ है वो इस डीलर के लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो एक काम करते हैं ना, दूसरा वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अभी नहीं बता रहा। दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचो, है ना, उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। गेट में आया हुआ सवाल है, लेकिन गेट में वो सवाल थोड़ा सा गलत तरीके से पूछ दिया गया था, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा ट्विस्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है।
थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे आप लोग दिमाग लगाइए। कल की क्लास में सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे और कल लास्ट वाला मॉडल भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो सर मैंने सही पूछा था क्या? हाँ तूने सही कहा था सर। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर